अच्छा, हमने अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग एथिक्स एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, या इंजीनियरिंग एथिक्स कह लो या इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस कह लो। खैर, अभी तक जो हमने बात की थी, हमने प्रॉब्लम को फ्रेम करना, प्रॉब्लम को किस तरह से आप व्यू कर सकते हैं, मोरल प्रॉब्लम्स कैसे हो सकती हैं, आप मोरालिटी में और एथिक्स में, कोड ऑफ एथिक्स, इन सब को स्टडी कर लिया था। ये चैप्टर 8 में मैं डायरेक्टली जंप कर रहा हूँ। बीच में रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट, ये 2 चैप्टर्स हैं जिनकी हमने बाकी चैप्टर्स के बुनियाद में बीच में बात की थी। अब ये कुछ हम बात करना ये चाह रहे हैं कि जब इंजीनियर्स किसी ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, वो प्रॉब्लम्स इंजीनियर्स कैसे रिजॉल्व करें और किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, कोड ऑफ एथिक्स उन प्रॉब्लम्स के बारे में क्या कहते हैं। अच्छा, दूसरा फिर आपको इन प्रॉब्लम्स को व्यू कैसे करना चाहिए। तो पहली तो इसमें ये है कि इंजीनियर्स वर्सेस मैनेजर्स, ये एक मशहूर ज़माना जोक है कि एक इंसान जो है वो एक हॉट एयर बलून में जा रहा था और पता चला कि वो खो गया है। उसने अपना हॉट एयर बलून नीचे किया और पूछा एक बंदे से, भाई मेरे दोस्त, मैंने अपने दोस्त को वादा किया है कि मैं उससे 1 घंटे में या आधे घंटे बाद मिलूँगा, तो मुझे बताओ तुम मैं कहाँ पर हूँ। तो जो आदमी नीचे था उसने जवाब दिया कि भाई आप एक हॉट एयर बलून में है, होवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 30 फीट, यानी टेक्निकली उस सवाल का जवाब दिया। तो बैलून वाले ने कहा, भाई तुम इंजीनियर हो क्या? आदमी ने कहा, हाँ मैं इंजीनियर हूँ। तो उसने कहा, भाई अगर तुम इंजीनियर हो तो तुमने जितनी भी मुझे इंफॉर्मेशन दी है वो सब सही है, लेकिन मेरे लिए यूज़लेस है और मैं अभी भी खोया हुआ हूँ। तो नीचे वाले आदमी ने कहा कि हाँ आप मैनेजर हैं क्या? उसने कहा, हाँ मैं मैनेजर हूँ। उसने कहा, हाँ आपको पता है कि आपने कब जाना है, किधर जाना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने कैसे जाना है। आप अपना प्रॉमिस भी नहीं रख सकते और आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जाए उसको आप पढ़ भी नहीं सकते। तो बट लेकिन फिर भी मेरा ही फॉल्ट है ये। तो ये देखें ना, इंजीनियर और मैनेजर के दरमियान जो बुनियादी चपकलिश जिसे आप कहते हैं, बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट जिसे आप कहते हैं, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है और हर ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। और इसी के ऊपर ये चैप्टर हमने थोड़ा बेस किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की इस सब्जेक्ट को, और इसमें मैंने एग्जांपल भी शामिल किए कि ऑर्गेनाइजेशन में एक इंजीनियर्स को कैसे रहना चाहिए। अच्छा, इन हज़रत को आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो मैं इनका नाम बताता हूँ आपको। इनका नाम है रॉबर्ट बॉयस जूले, बॉयस जूली या बॉयस जुलाई कहते हैं, सही तरह का प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ मैं। तो रॉबर्ट बॉयस जूले, दरअसल चैलेंजर डिज़ास्टर के बारे में हमने पढ़ा। तो चैलेंजर डिज़ास्टर हुआ 1986-85 जनवरी में मेरे ख्याल से। उस अच्छा, ये जो हज़रत हैं ये है मैकेनिकल, ये थे बल्कि 2012 में इनकी डेथ हो गई है। चैलेंजर डिज़ास्टर होने के कुछ अरसे पहले ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं, एरोडायनामिक्स या डायनामिक्स इनकी स्पेशलिटी। तो चैलेंजर डिज़ास्टर हुआ था, उसमें जितने भी क्रू मेंबर्स थे सारे के सारे मारे गए थे। और उसकी पूरी एक स्टडी है, पूरी एक केस स्टडी है जो हमने डिस्कस की डिटेल में। तो उसके डिज़ास्टर होने से कुछ अर्सा पहले इन हज़रत ने ये बात प्रेडिक्ट की थी कि जो इनर रिंग्स हैं वो एक्सप्लोड कर जाएंगे और आग अंदर से फंस जाएगी और चैलेंजर विल एक्सप्लोड। अभी ये लॉन्च नहीं हुई है चैलेंजर। तो ये बात उन्होंने बताई थी नासा के जो मैनेजर्स हैं उनको, और नासा के मैनेजर्स ने इनकी बात ये कह के रद्द कर दी थी कि ये जो चैलेंजर का ट्रिप है ये हमारे इकॉनमी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये हमारी इमेज के लिए, नासा की इमेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये करना पड़ेगा। और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप तो इस तरह से पेश कर रहे हैं। तो ये देखिए ना, इंजीनियर का और मैनेजर्स का बुनियादी जो कॉन्फ्लिक्ट है, मैंने आपको किस तरह से बता रहा हूँ कि नासा की जैसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कितना ज़्यादा। और फिर हुआ क्या, जब चैलेंजर को डिज़ास्टर हुआ तो फिर इनकी बात सच साबित हुई और उन्होंने जब ये बात बताई, वो बात जब जस्टिफाई हो गई, तो इन हज़रत को हम विसल ब्लोअर भी कह सकते हैं कि इन्होंने एक लूप होल एनालाइज़ किया, एक फॉल्ट एनालाइज़ किया, पहले प्रेडिक्ट किया, फिर एनालाइज़ किया और फिर सबको बताया भी। और जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं और जो इसको कंट्रोल करती हैं अथॉरिटीज़, उन तक ये बात पहुँचाई।
तो ये एक तरह का के विसल ब्लोअर थे, इसलिए इनका नाम बड़ा एक लिया जाता है, और ये एक गवाह के तौर पे पेश हुए थे। ये जो चैलेंजर डिज़ास्टर की जो आपकी इंक्वायरी कमीशन बैठाया गया था, इसको रॉजर कमीशन कहते हैं, तो उसमें भी ये पेश हुए थे, और उसकी इनकी विसल ब्लोइंग को जस्टिफाई किया गया था उस चैलेंजर डिज़ास्टर केस के अंदर। अच्छा, ये एक करंट स्टैटिस्टिक्स है कि जो 90% ऑफ इंजीनियर्स, अब मोर देन 90% कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इंजीनियर्स हैं वो एम्प्लॉयज़ होते हैं। अच्छा, आजकल का ट्रेंड थोड़ा मुख्तलिफ हो गया है, ये डाटा थोड़ा पुराना है। आजकल का ट्रेंड इसलिए मुख्तलिफ हो रहा है कि अब इंजीनियर्स जो है वो ऑन्टरप्रनोरशिप की तरफ भी बढ़ रहे हैं, और ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं इंजीनियर्स ऑन्टरप्रनोरशिप की तरफ। लेकिन फिर भी बुनियादी तौर पे इंजीनियर्स एम्प्लॉयज़ ही होते हैं, वो मैनेजरियल रोल या सीईओ के रोल्स तक कम जाते हैं, और वो गवर्नमेंट एजेंसीज़ में एम्प्लॉयड होते हैं, लार्ज स्मॉल स्केल कॉरपोरेशंस में एम्प्लॉयड होते हैं, या डिफेंस इंडस्ट्री में होंगे, यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च कर रहे होंगे, या फैकल्टी पोजीशन पे होंगे, या इंजीनियरिंग कंसल्टेंट होंगे। तो अगर जब इंजीनियर्स ज़्यादातर एम्प्लॉयड हैं और वो एम्प्लॉयमेंट ही करते हैं, इसका मतलब है इंजीनियर्स किसी के मातहत काम कर रहे होंगे, और जब इंजीनियर्स किसी के मातहत काम कर रहे होंगे तो वो जो बंदा जिसके अंडर में इंजीनियर्स काम कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियर हो, और जब वो ज़रूरी नहीं है इंजीनियर हो तो उसका मतलब है कि माइंड सेट में डिफरेंस है, और जब माइंड सेट में डिफरेंस होगा तो कॉन्फ्लिक्ट रेज होगा, और जब कॉन्फ्लिक्ट रेज होगा वो उस कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद किस पे आएगी, डिसीजन मेकिंग के अंदर आएगी। और डिसीजंस किसने लेने हैं, इंजीनियर्स ने लेने हैं या मैनेजर्स ने लेने हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है जिसने हमें देखना है। और एक ये जोसेफ रायलिन का एक कोट है, इसको हम पढ़ते हैं। देयर इज़ अ नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल्स बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंसेस इन एजुकेशनल बैकग्राउंड, सोशलाइजेशन, वैल्यूज़, वोकेशनल ट्रस्ट्स, वर्क हैबिट्स एंड आउटपुट। ये तो बात तय है ना कि एक इंजीनियर का एक और एक मैनेजमेंट वाले का जो सोशल बैकग्राउंड है या एजुकेशनल बैकग्राउंड, ख़ास तौर से जो उसका एक्सपीरियंस है और जो उसके इंटरेस्ट्स हैं, वो सब डिफरेंट होते हैं। यानी एक इंजीनियर क्रिटिकल व्यू कर रहा होता है तो एक मैनेजमेंट वाला बंदा जो है उसकी कॉस्ट को व्यू कर रहा होता है, और एक इंजीनियर जो है वो सेफ्टी एंड क्वालिटी की पे बात कर रहा होता है, तो दूसरा मैनेजमेंट वाला उसके कॉस्ट के ऊपर, उसकी क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बात कर रहा होता है। तो ये पर्सपेक्टिव भी मुख्तलिफ है, दो अलग अलग जाविये हैं मेजर करने के, दो अलग तरीके हैं मेजर करने के। तो मैनी इंजीनियर्स डू नॉट मेंटेन अ क्लोज आइडेंटिटी विद देयर प्रोफेशन। ये एक ऐसी बात लिखी है यहाँ पे कि जब एक इंजीनियर काम करता है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको प्रॉब्लम यही आ जाती है कि वो इंजीनियरिंग कोड्स जो बात कह रहे हैं उन उनको एडहेयर करे, या जो ऑर्गेनाइजेशन बात कह रही है उनको एडहेयर करे। भाई बहुत सारी तीन तरह की ऑर्गेनाइजेशन है ना, फॉर एग्जांपल एक है आपकी इंजीनियरिंग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक है आपकी कस्टमर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, और एक है आपकी फाइनेंस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। जो इंजीनियरिंग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ तो इंजीनियर्स को इम्पोर्टेंस होती है, वहाँ वो इंजीनियर्स जो है वो मैनेजर्स को गाइड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नासा हो गई, फॉर एग्जांपल। अच्छा, नासा में भी कॉन्फ्लिक्ट रेज हुआ जो मैंने आपको बताया। अब नासा का कल्चर, करंट कल्चर चेंज है थोड़ा, लेकिन जो प्रीवियस कल्चर था उसकी वजह से उनका अब कल्चर चेंज है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होंगे जो इंजीनियरिंग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, के इलेक्ट्रिक है आपकी, ये एक इंजीनियरिंग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो मेजर प्रोडक्ट है वो इंजीनियरिंग बेस्ड है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि के इलेक्ट्रिक के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उसमें कितने इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, ज़रा ये भी आप बात एक ज़रा देखें, के इलेक्ट्रिक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में कितने इंजीनियर्स हैं, तो ज़रा इसका मुझे एक सवाल का जवाब दें। तो क्या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इंजीनियरिंग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर इंजीनियर्स टॉप पे ना हो तो फिर प्रॉब्लम्स राइज होती हैं, और जो कि एथिकल प्रॉब्लम्स तक चली जाती हैं। अब अगर आप एक इंजीनियर हैं और आप अब लॉयल होना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज़ से, तो आपको अपनी क्वालिटी या सेफ्टी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉई जो है, जो आपका एम्प्लॉयर है, वो शायद आपको बोले कि कॉस्ट कटिंग करो सेफ्टी के रिस्पेक्ट से, लेकिन मुझे यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करके दो। तो इसको हम फुल स्क्रीन करते हैं प्लीज़। अच्छा जी, तो मैनी इंजीनियर्स डू नॉट मेंटेन क्लोज आइडेंटिटी विद देयर प्रोफेशन। इसका मतलब इस स्टेटमेंट का बेटा ये है कि आप बीइंग एन इंजीनियर,
आपके पास सबसे बड़ी ऑब्लिगेशन जो है ना वो है हेल्थ एंड सेफ्टी। और जब चूँकि आप किसी के पास जब जॉब करते हैं, जैसे आप किसी के अंदर एम्प्लॉयड होते हैं, तो बीइंग ट्रस्टफुल एजेंट टू देयर एम्प्लॉयज़, आप एम्प्लॉयर ये भी आपको देखना पड़ता है कि आप अपने कोई ऐसे ट्रेड सीक्रेट्स बाहर ना कर दें। इसके ऊपर हमने पिछली क्लासेस के अंदर काफ़ी केस स्टडीज़ की हैं, और वहाँ पर आपको यही मैंने बात केस स्टडीज़ में बात दिखाई है कि व्हेन इट कम्स टू हेल्थ एंड सेफ्टी और क्रिटिकल, जब जहाँ पर मामलात हो जाते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के रिस्पेक्ट से, जहाँ पर हेल्थ एंड सेफ्टी क्वेश्चन होती है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा विसल ब्लोइंग, जिसकी मैंने एग्जांपल दी थी वो रॉबर्ट बॉयज़ की, थोड़ा सा आपको विसल ब्लो करनी पड़ती है। इवेंचुअली हु स्टैंड्स आउट, रॉबर्ट बॉयज़। लेकिन जो शुरू के 5-6 महीने जब तक वो चैलेंजर चला नहीं गया, वापस नहीं आ गया, उस वक्त तक उनकी लाइफ रॉबर्ट बॉयज़ की वॉज लाइक हेल, क्योंकि एक उन्होंने नासा के एक स्पेस शटल के रिस्पेक्ट से जो है उस वक्त वो इल्ज़ामात कहते थे, नासा वाले इल्ज़ामात लगा रहे थे। अगर आप यूट्यूब पे जाके वो वीडियो कटिंग्स देखें और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, तो यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट सॉर्ट ऑफ डायलेमा दैट रॉबर्ट बॉयज़ will be going through. So it's not easy for engineer to whistle blow. तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि विसल ब्लो कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और किसको करनी चाहिए। हर किसी को विसल ब्लो नहीं करनी चाहिए। आजकल हमारे प्रॉब्लम हमारे साथ है यही कि हमारे पास चूँकि इतने साल से सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो गया कि हम फ़ौरन समझते हैं कि ये काम है, उसका विसल ब्लो कर देना चाहिए। ऐसा हरगिज़ नहीं है। विसल ब्लो करने की भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि मोरल रूल्स एंड रेगुलेशन है, एथिकल नहीं, मोरल ज़्यादा ऑब्लिगेशंस हैं विसल ब्लो की। ज़रा इस टॉपिक को भी हम कवर करेंगे इस सब्जेक्ट में। तो प्राइमरी फंक्शन जो है वो एक इंजीनियर का क्या है, टेक्निकल नॉलेज को यूज़ करना जो उसने हासिल किए किसी एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट से, और उस टेक्निकल नॉलेज और या ट्रेनिंग जो हमने 5 हमने प्रोफेशंस के आउटलाइंस बताई थी कि वाइटल नॉलेज एंड स्किल्स है, और आपकी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस के साथ ऑटोनॉमी एट द वर्क प्लेस है। तो जो 5 हमने कैरेक्टरिस्टिक्स चैप्टर नंबर 2 में आपको बताई थी, वो टेक्निकल नॉलेज और एक्सटेंसिव ट्रेनिंग उसको एक्सरसाइज करना, ताकि वो कोई अच्छा डिज़ाइन, गुड डिज़ाइन बना सके। व्हाट इज़ गुड डिज़ाइन? एफिशिएंसी हो, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट हो, और उसकी इकोनॉमी बेहतर हो डिज़ाइन की। ये एक गुड डिज़ाइन के पैरामीटर्स हैं। गुड डिज़ाइन का मतलब ये नहीं है कि एफिशिएंसी आ जाए लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत हाई हो जाए। कॉस्ट पैरामीटर को भी जहन में इंजीनियर्स को रखना चाहिए। फिर वो जो भी इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस हैं वो एथिकल प्रैक्टिसेस हैं जो कोड ऑफ एथिक्स हमें बताते हैं, उसको भी जहन में रख के ये डिज़ाइन करने चाहिए। फिर क्रिएटिव इनोवेटिव सॉल्यूशन होने चाहिए, इसको आप स्टेट ऑफ द आर्ट कहते हैं। क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और फिर जाहिर सी बात है सेफ्टी के ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं है कि सेफ्टी अंडरमाइन हो, ऐसी कोई चीज़ आप डेवलप करें, ऐसा हरगिज़ नहीं है। सेफ्टी इज़ द प्राइम मोस्ट थिंग, सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी इंजीनियरिंग डेवलपमेंट का या प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, सेफ्टी, कि उसकी वजह से किसी की लाइफ इंडेंजर ना, सबसे पहली बात होगी, या फिर ऐसा सिवियर ना उसको हार्म पहुँचे, डैमेज पहुँचे किसी की लाइफ को या हेल्थ को, जिसकी वजह से डिसेबिलिटी हो जाए। बल्कि किसी भी नेचर की हेल्थ के ऊपर या लाइफ के ऊपर कोई डैमेज पहुँचे, ऐसी प्रोडक्ट को नहीं होना चाहिए, बल्कि इंगेज देखना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट के क्या कॉन्टोर्स हैं, क्या डायमेंशन हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज हो सकता है। मैनेजर्स का प्राइम फोकस क्या है? इकोनॉमिक टर्म्स है, प्रॉफिट लॉस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर उसकी वजह से आपकी मार्केट में इमेज क्या है, मार्केट में आप कितना पॉजिटिव नेगेटिव देखे जा रहे हैं। जाहिर सी बात है जब जितना मार्केट में इमेज अच्छा होगा उतनी आपकी प्रोडक्ट बिकेगी। और फिर एम्प्लॉई का मोराल कैसा है, वो काम कितना बेहतर कर सकते हैं, कितना बेहतर नहीं करना चाहते। तो ये चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं कि आप ये मैनेजर्स के रिस्पेक्ट से आप ये बात देखते हैं कि आप ये बात नोटिस करते हैं। ये एक देखें ना, मैंने जो दोनों आपको पर्सपेक्टिव दिए हैं, कितना वाज़ेह फ़र्क है सोचने की सलाहियत के अंदर। पर्सपेक्टिव जैसे आप कहते हैं, देखने के ज़ाविये, नज़रिए में एक इंजीनियर्स के और मैनेजर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अब चूँकि इंजीनियर्स एज एन एम्प्लॉयज़ हैं, तो बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे हैं जो ये समझते हैं, और बल्कि बहुत सारे क्या, हर इंजीनियर की, हर एम्प्लॉय की ये चाहत है कि लो लेवल से वो मिडिल लेवल पे जाए और मिडिल लेवल से हाई लेवल पे जाए। हर इंजीनियर की, हर एम्प्लॉय की ये चाहत है, इंजीनियर्स की भी ये चाहत है। तो बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे हैं जो जिनके अंदर ये ख्वाहिश होती है
वो मैनेजमेंट पोजीशन तक पहुँचें। और जब एक इंजीनियर मैनेजमेंट पोजीशन तक पहुँचता है तो वो ज़ाहिर सी बात है, अगर किसी ऐसी फर्म में पहुँच रहा है जो इंजीनियरिंग बेस्ड फर्म है, तो ऑब्वियसली ये भी सुपरवाइजिंग इंजीनियर्स, तो ज़्यादा बेहतर होता है कि वो इंजीनियर्स की क्या कह सकते हैं उसको, इमोशंस का ख्याल रखें या उनकी लैंग्वेज समझें। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी ये है कि वो जो इंजीनियर मैनेजर है और वो जो मैनेजमेंट पोजीशन तक इंजीनियर पहुंच गया, जो उसके बॉसेस हैं वो सब तो नॉन इंजीनियर्स हैं, और उन सब नॉन इंजीनियर्स बॉसेस का मोटिव बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू इंजीनियर बॉस। तो फिर पर्सपेक्टिव में बहुत बुनियादी फ़र्क आता है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स राइज होते हैं। और उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना, जैसे हमने कहा था फ्रेमिंग द प्रॉब्लम, सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, जिसमें यूटिलिटेरियन के हमने हवाले से बात की थी, गोल्डन रूल अप्रोच की बात की थी, यूनिवर्सिबिलिटी रिवर्सिबिलिटी की हमने बात की थी, तो फिर हमने लाइन ड्राइंग की बात की थी। तो यहाँ पे जो लाइन ड्राइंग है ना, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी, उसको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। कि फॉर एग्जांपल अगर एक इंजीनियर का पर्सपेक्टिव है और एक नॉन इंजीनियर का पर्सपेक्टिव है, और बीइंग एन एम्प्लॉय आपने डिसीजन लेना है कि विच हैज़ टू बी सिलेक्टेड, तो आप यहाँ पे लाइन ड्राइंग कर सकते हैं 5 से 6 मोटे मोटे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के कि आपका टिल्ट किस तरफ है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से, ताकि आप डिसीजन लेने में आपको आसानी हो। तो हर सिचुएशन यूनिक नहीं हो, मतलब कि हर सिचुएशन जो है ना वो ऐसी नहीं होती कि पहली सिचुएशन जैसी हो। अब अगर सिचुएशन इज़ नॉट यूनिक टू द इंजीनियरिंग प्रोफेशन, कौन सी सिचुएशन जिसमें कॉन्फ्लिक्ट हो, हर इंजीनियरिंग प्रोफेशन में कॉन्फ्लिक्ट राइज होते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट्स का रिजॉल्व करना ही इम्पोर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव के अंदर, क्योंकि वही अगर ये कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व नहीं हुए तो वो क्लैश किसी सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। अब जब कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना होता है तो आप इसमें बुनियादी फोकस, जो मेन फोकस है किसी भी इंजीनियर का, वो कॉन्फ्लिक्ट्स पे या डाटा पे या फैक्ट्स पे होना चाहिए, ना कि उस पर्टिकुलर बंदे की जिसने कॉन्फ्लिक्ट रेज़ किया है उसकी पर्सनैलिटी पे हो। अगर आप पर्सनैलिटी पे फोकस करके रेजोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट्स का निकालने की कोशिश करेंगे तो आप एक्सेसिव इमोशनल होके ये काम करेंगे, या आपकी तबीयत में बाइसनेस आ जाएगी। तो टू अवॉइड वॉइसनेस आप ये बात देख सकते हैं कि आपको पर्सनैलिटी पे फोकस ना करें, बल्कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स की जो बुनियाद है, जो डाटा है, जो जजमेंट है, उस पर फोकस करें। जो इसमें ये जो रॉबर्ट बॉयल्स जुले है, मैं दोबारा इसकी इनकी एग्जांपल दूंगा कि इन्होंने किसी पर्टिकुलर पर्सन को पिन पॉइंट नहीं किया था कि ये काम ख़राब कर रहा है, फला काम ख़राब कर रहा है। उन्होंने स्ट्रक्चरल व्यू जो था चैलेंजर का, उस पर डिबेट की थी कि फ़ला इंटरनल रिंग है, ये फॉल्टी है, ये लो टेम्परेचर पे ये ब्रेक हो सकता है, जिसकी वजह से फ्लेम्स जो हैं वो अंदर कंज्यूम हो सकते हैं। तो उन्होंने ये एक इंजीनियरिंग नोटेशन को हाईलाइट किया था, जो कि एक कहना चाहिए फॉल्ट था, उसको हाईलाइट किया था, एक मैकेनिकल फॉल्ट को हाईलाइट किया था। ये किसी और फॉल्ट की बात नहीं कर रहे थे, एरोडायनेमिक्स के हवाले से इन्होंने इसको हाईलाइट किया था। तो दैट इज़ द मेन थीम कि उन्होंने किसी पर्सन को हाईलाइट नहीं किया। उसके बाद जब वो बात आगे चली तो पर्सन भी हाईलाइट हुआ, लेकिन जो मेजर विसल ब्लो की गई थी वो मैकेनिकली उसके डिज़ाइन के ऊपर, चैलेंजर के डिज़ाइन के ऊपर, पर्सनल के उसकी की। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी के साथ पर्सनल हो जाएंगे, कंप्लेंट्स फॉर एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल आप पर्सनल हो जाएंगे तो, और आपने वो चीज़ लिख भी दी, तो वो लीगल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उसके ऊपर, लीगल राइट्स के इश्यूज आ सकते हैं उसके ऊपर। दैट इज़ वाई बहुत सारी चीज़ें, अच्छा कंप्लेंट्स, ख़ास तौर से कंप्लेंट्स जो होती हैं, ये अब इनको काफ़ी हद तक सीक्रेट में रखा जाता है, सीक्रेसी इनकी मेंटेन की जाती है, ताकि विसल ब्लोअर की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। ऐसा ना हो कि बाद में उसको कोई प्रॉब्लम राइज हो और जिसकी वजह से उसकी अपनी